नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है इंद्रधनुष। जमशेदपुर न जाने के लिए केतकी ने अपने मन को समझाकर शांत कर लिया था, पर समिता ने आकर उसमें कंकर फेंक दिया। अशांत मन की हिलोरे में वो सब दिखने लगा जिसे अब तक नज़रअंदाज करती आई थी। समिता उसके बचपन की सहेली है। केतकी और समिता दोनों के परिवार जमशेदपुर में हैं। उनके बीच पारिवारिक मित्रता भी है। पिछले साल केतकी की शादी कोलकाता वासी दुष्यंत घोष के साथ हुई। यह सुखद इत्तेफाक रहा कि समिता ने भी 6 महीने बाद कोलकाता में एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली। आज सुबह सुबह वह घर आधम की और आते ही आवेश में बोली, हद है यार, तुम्हारे पेरेंट्स की गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी है और तुम आराम से यहीं बैठी हो। समिता का आना और जमशेदपुर साथ ले जाने की जिद के पीछे जरूर कविता दी का हाथ है। यह समझने में उसे पल भर भी न लगा। दरअसल 3 दिन पहले ही केतकी की बड़ी बहन कविता का फ़ोन आया था। मैं और तेरे जीजाजी 20 जनवरी को जमशेदपुर आ रहे हैं। मम्मी पापा की गोल्डन एनिवर्सरी के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। तुम और दुष्यंत भी पहुंच जाना। बड़ी बहन के आदेश पर उसने कुछ हिचकते हुए कहा, ठीक है दीदी, दुष्यंत से पूछकर बताती हूँ। पर दुष्यंत के कुछ ऑफिस कमिटमेंट निकल आए और उसने जमशेदपुर जाने में असमर्थता जाहिर कर दी। हद है यार, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं और तुम लोग कोलकाता से नहीं आ रह सकते। और तो तेरी सहेली समिता भी आ रही है। कविता दी ने ताना मारा और वह चुप हो रही। कैसे कहती कि जीजाजी तो उनके कहे में रहते हैं और समिता को तो खुद का घर जमशेदपुर में है। इसी बहाने वह घर हो जाएगी। पर उसे दुष्यंत की हाँ या ना का ख्याल रखना पड़ता है। रखना भी चाहिए। उसके ऑफिस कमिटमेंट के चलते भी वह उससे चलने की जिद करे, यह ना समझी कम से कम वह तो नहीं कर सकती। आखिरकार एडजस्टमेंट ही तो सुखद दाम्पत्य की नींव है। यह सब सोचते हुए कहाँ सोचा था कि कविता दी समिता को भेजकर उस पर जमशेदपुर आने का दबाव बनाएगी। समिता तो है ही हट्टी, आते ही फरमान सुना दिया, कुछ मत सोच, बस तैयार हो जा। मैंने कविता दी से वादा किया है कि मैं तुझे लेकर ही आऊँगी। अरे क्यों, क्या मुझ पर मुसीबत लादने वाला वायदा? अंकल आंटी की मैरिज एनिवर्सरी में जाना तुझे मुसीबत लग रहा है? अरे वो बात नहीं है समिता, ऐसे अचानक कैसे चल दूँ? वह खींची तो समिता इत्मीनान से बोली, बहुत आसान है, पैकिंग करो, दुष्यंत को मैसेज करो और चल दो। पर उससे पहले मुझे 1 कप अदरक वाली चाय पिला दो। चाय की मांग सुनकर वह अचकचाई तो समिता ने उसे घूर कर देखा। क्या हुआ, अदरक नहीं है या चाय नहीं है? अदरक तो है पर चाय पीती नहीं हूँ ना, छोड़ दी। अब कॉफ़ी, क्योंकि दुष्यंत को पसंद है। समिता ने अधूरी पंक्ति पूरी करते हुए बैठक पर नज़रें घुमाई और दूसरा सवाल दाग दिया, तूने डेकोर चेंज किया है क्या? हाँ, दुष्यंत को लग रहा था कि टू मच ट्रेडिशनल हो रहा है। उसने थोड़ा वेस्टर्न लुक दे दिया है। गुजराती थीम देने के लिए तूने कहाँ कहाँ से टिप्स उठाए थे, कितनी क्रिएटिविटी दिखाई थी। वो सारी मेहनत तो गई पानी में। थोड़ा रुक जाती तो कम से कम पहले वाली मेहनत वसूल हो जाती। हाँ, पर दुष्यंत कंफर्टेबल नहीं था। तू तो कंफर्टेबल है ना दुष्यंत के साथ? उसने गहरी नज़र से उसे देखा, पर वह जवाब देने के लिए रुकी नहीं और रसोई में चली गई। कॉफ़ी मत बनाना मेरे लिए, पास आकर बैठ। आज सिर्फ गप्पों का लुत्फ़ उठाएंगे। गप्पों का लुत्फ़ तो न उठा, हाँ टीस जरूर मन में उठ गई। जाते जाते कह और गई कि वह बहुत बदल गई है। इतनी तेज़ी से होने वाले बदलाव को रोक दे। पर उसे नहीं लगता है कि वह बदली है, और अगर बदली भी है तो क्या हुआ? बदलावा तो जीवन का शाश्वत सत्य है। पुराने की विदाई और नए का आगमन तो जीवन को जीवंत रखता है। अब खुद को कितनी भी तसल्ली दे ले, पर सच तो यह है कि समिता के जाने के बाद वह अपने पुराने डेकोर को खोज रही है। यह सच है कि सिर्फ सोफे, डेकोरेशन और पर्दे ही नहीं, और भी बहुत कुछ था जो बदल गया रत्ती रत्ती। बेकल सी इधर उधर भटकती नज़रें कॉर्नर टेबल पर रखी दुष्यंत की फ़ोटो पर टिक गई। ऐसा लग रहा था वह अभी बोल पड़ेगा।
देखो केतकी, मैंने शादी से पहले ही कह दिया था कि मुझे हाउसवाइफ ही चाहिए। फिर तुमने कॉलेज में क्यों अप्लाई किया? यार बैगन का भरता क्यों बना दिया? उफ, ये मर्जेंटा कलर कितना भड़कीला है। यार तुम्हारे जीजाजी इतने हंसते क्यों हैं? इतने लाउड क्यों हैं? ऐसे बहुत सारे क्यों के साथ सामंजस्य बिठाते बिठाते उसने इन 2 सालों में अपने अस्तित्व का कतरा कतरा एडजस्टमेंट के हवाले कर दिया। उसे तो अब ये भी याद नहीं है कि उसका पसंदीदा रंग कौन सा है या उसको कैसा खाना पसंद है, वह कहाँ जाना चाहती है। दुष्यंत उस पर इस तरह हावी हो गया है कि वह खुद को नहीं ढूंढ पाती। आंखों के सामने 2 दिन पहले की रात घूम रही थी, जब दुष्यंत संजीदगी से लैपटॉप पर काम कर रहा था और वह उसके पास आकर उसके कंधे को हौले से दबाते हुए बोली थी, सुनो, 18 नवंबर को मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है। जवाब न मिलने पर बात दोहराई। गोल्डन एनिवर्सरी है। कविता दीदी और जीजा जी ने कुछ सरप्राइज प्लान किए हैं, हम भी चलेंगे ना? उसकी बात सुनकर दुष्यंत की कीबोर्ड पर थिरकती उंगलियां रुकी। उड़ती सी नज़र उस पर डालकर उंगलियां फिर थिरकने लगी। सॉरी, नहीं जा पाएंगे, क्लोजिंग चल रही है, ऑफिस में बहुत काम है। मैं चली जाऊं? तुम कैसे जाओगी? मुझे भी तो दिक्कत होगी। फिर कभी चले जाएंगे। वैसे भी वहाँ भीड़-भाड़ होगी और तुम्हारे जीजाजी। उसकी ओर देखे बिना जीजाजी शब्द पर उसका हल्का सा हंसना भर नहीं था। जब से जीजाजी ने उसे टोका है, यार तुम कभी हंसा भी करो, तब से वह उनसे कुछ चिढ़ा सा रहता है। दुष्यंत और अनिल जीजाजी में कितना फ़र्क है। जहाँ अनिल जीजाजी के रौनक लगाए रहते हैं, वहीं दुष्यंत की उपस्थिति में सब असहज और औपचारिक हो जाते हैं। केतकी, तुम बस दुष्यंत का ध्यान रखना। तुम इधर बैठकर गप्पे मत मारो, दुष्यंत को देख लिया करो। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं? आंतकित भाव से कहने वाली मम्मी जब अनिल जीजाजी को घर की जिम्मेदारी सौंपती है तो उसका मन टीस उठता है। सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि दुष्यंत से पहली बार मिलने वाला आंगुतक और उसके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। वह भी तो उसके गंभीर और शिष्ट व्यवहार से बेहद प्रभावित हुई थी। तब शायद जानती नहीं थी कि गंभीर और शालीन व्यक्ति संवेदनशील हो, ये जरूरी नहीं होता। जब यह दर्शन समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। दुष्यंत जब पहली बार उसे देखने आया था तब मम्मी और कविता दी ने उसके सत्कार में डाइनिंग टेबल व्यंजनों से भर दी थी। खाना खाने सब लोग बैठे ही थे कि उसी समय दुष्यंत का मोबाइल बजा। एक्सक्यूज मी कहकर वह देर तक फ़ोन पर बात करता रहा। सब यह इस इंतज़ार में थे कि वह फ़ोन रखे और सब खाना खाएं। खुद को महत्वपूर्ण जताने का उसका ये सोचा समझा इरादा नहीं था, पर मम्मी पापा समझ गए उसके आत्मकेंद्रित आत्ममुग्ध व्यक्तित्व को। पर उसे तो सिर्फ दुष्यंत दिखाई दिया। दुष्यंत के एक्सक्यूज मी, सॉरी जैसे शिष्टाचार और काम के प्रति समर्पण के मिले जुले भाव ने उस पर जादू सा कर दिया। अब उस जादू का तिलस्म तो बनाए रखना ही था। वो अलग बात है कि मम्मी पापा कविता दी पर तिलस्म प्रभाव न डालता था। 30 का भी वह इस बात को जाहिर न करते। पर समिता का क्या? उसने तो आज ही बातों में निकाल कर मुंह पर कह दिया, मैंने ऑब्जर्व किया है कि तेरा दुष्यंत बहुत सेल्फ सेंटर्ड और डोमिनेटिंग है। अब उसका स्वभाव ही ऐसा है तो है, थोड़ा उसको बदल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके साथ तेरा एफर्टलेस रिलेशनशिप नहीं है। याद है जब कविता जीजी वाले जीजाजी आए थे तब कैसे हम सब मजमा लगा कर रखते थे? वो भी हंसी मजाक करते नहीं थकते। और वही जब दुष्यंत घर में आया था तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। मुझे तो अंकल आंटी पर दमादी सत्कार की तलवार हमेशा ही लटकी दिखाई दी। पता नहीं कब दुष्यंत बाबू बुरा मान जाए। ऐसा कुछ नहीं है, उसका चेहरा भी ऐसा ही है तो किसी हंसते हुए चेहरे से शादी करती ना। बेसकता समिता के मुंह से निकला तो उसका चेहरा सिहासा हो गया और मस्तिष्क पटल पर ललित का चेहरा उभर आया। दुष्यंत से मिलने के कुछ दिन बाद वह रिश्ते के लिए उससे भी मिली थी।
ललित जब आया तो उसके सरल सहज व्यवहार पर मम्मी पापा रीझ गए। चाय नाश्ते के बीच हो रही बातचीत के बची उसने अपना मोबाइल साइलेंट कर रख दिया। इन बारीकियों को नोटिस करने की अनुभवी नज़र उसके मम्मी पापा में थी, पर उसकी नज़र में सीधा सादा, सांवला, दुबला पतला, मुस्कुराती आंखों वाला ललित नहीं चढ़ पाया था। इंदौर वाली जीजी ने कहा है लड़का अच्छा है, आंख मूंद कर रिश्ता कर लो। मम्मी ने हर तरह से उसे आश्वस्त किया, पर उसकी आंखों में जिस सजीले राजकुमार की छवि बसी थी वो तो दुष्यंत से मेल खाता था। अच्छा पद, लग्जरी गाड़ी, बढ़िया फ्लैट के मालिक दुष्यंत के आगे तो ललित कुछ भी नहीं। बावजूद इसके वह मम्मी पापा को पसंद आया, यह बात उसे खिजा जाती। शादी ब्याह बराबर वालों के साथ ही निपटी है। दुष्यंत के परिवार का स्टेटस हमसे कहीं ऊंचा है, मम्मी ने कहा। तो वह बोली थी, ये सब पुरानी धारणा है। लोग अपनी बेटियों के लिए राजकुमार से वर की अभिलाषा रखते हैं। राजकुमार घर के द्वार पर खड़ा है और आप कहती हो उस भीस्ती से शादी कर लो। उसकी हंसी हंसी में कहीं बात में छिपा उसका इशारा समझ मम्मी पापा मौन हो गए और वह दुष्यंत की हो गई। मोबाइल पर आए मैसेज की आवाज़ से विचारों की बनती बिगड़ती कड़ियाँ टूट गई। समिता का मैसेज था, अपना टिकट बुक करवा रही हूँ, तू एक बार और सोच ले, अंकल आंटी खुश हो जाएंगे। 2 पल नहीं लगे उसे मैसेज करने में। सोच लिया, पैकिंग कर लेती हूँ, मुझे भी पिक कर लेना। बदले में अंगूठी वाली इमोजी उभरी और दूसरे पल जमशेदपुर वाली बस इस का ऑनलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट उभरा। घड़ी की ओर नज़र डाली तो देखा 10:30 बज रहे थे। 2 घंटे बाद निकलना था। इतना बड़ा निर्णय बड़ा झटका देगा दुष्यंत को। क्या कहेगा वह, क्या करेगा वह? उस पर नाराज होगा, उसके इस कदम से स्तब्ध हो जाएगा, बोलचाल बंद कर देगा, उसे ताने देगा, अगली बार उससे बिना पूछे ऐसा कदम न उठाने की चेतावनी देगा। कुछ तो ज़रूर ही करेगा, अब जो भी हो। समिता की यह बात भी संबल देती रही। उसे रिएक्ट करने का मौका तो दो। तू तो वो मम्मी है जो अपने बच्चों को रोने ही नहीं देती। कभी कभी रोना सेहत के लिए अच्छा होता है। दुष्यंत रूठे तो मना लेना, रूठने मनाने से दाम्पत्य में आई एक रास्ता टूटती है। शंका आशंकाएं परे धकेल उसने मोबाइल पर भेजा स्क्रीनशॉट देखा और गहरी सांस ली। फिर समिता की बात को दोहराया। धूप और बरसात से बचने के लिए समझौतों को सिर की छत बनाना सही नहीं। बनाना ही है तो समझौतों को छाता बना लेना चाहिए। छाते के भीतर थोड़ी बहुत धूप या बरसात की बूंदें तन को छू भी गई तो क्या। समझौतों को छाता बनाने वाले प्रयोग के लिए केतकी ने खुद को तैयार किया और दुष्यंत को धड़कते दिल से फ़ोन लगाया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। वैसे अच्छा ही है, जो फ़ोन उठ जाता तो शायद कई विवाद भी साथ उठते, पर विवाद के डर से उसे अंधेरे में रखना भी तो सही नहीं। यह सोचकर फ़ोन लगाती रही। अंत में उसने मैसेज लिखा और सेंड कर दिया। समिता घर आई थी। मम्मी पापा की एनिवर्सरी जमशेदपुर जा रही है, मैं भी उसके साथ ही निकल रही हूँ। अचानक प्रोग्राम बना है, परसों वापस आ जाऊँगी। खाना फ्रिज में रख जाऊँगी, गरम करके खा लेना। सामान पैक करते समय कई बार मोबाइल उठाकर मैसेज चेक किया। ब्लू टिक नहीं लगा था कि पता चले कि मैसेज पढ़ लिया गया है। समिता ने अपनी कैब में उसे भी पिक कर लिया। बस स्टैंड जाते हुए वह रास्ते भर मैसेज चेक करती रही। उसकी मनोस्थिति समझकर समिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। बस पर चढ़ते चढ़ते शंकाएं आशंकाएं छटने लगी। कोलकाता से बाहर निकलने पर उसने मैसेज देखा तो उस पर ब्लू टिक लग चुका था, पर जवाब में ना कोई मैसेज आया और ना ही फ़ोन करके कोई प्रश्न पूछा गया। बस में वह गुमसुम बैठी रही, पर ज़्यादा देर तक नहीं। हल्की हल्की बारिश के बीच ढाबे के पास बस रुकी तो कुल्हड़ वाली चाय का घूंट भरते ही अपना बहुत कुछ छूटा याद आ गया।
कोई मैना किसी पिंजरे से निकलकर कभी इस डाली तो कभी उस डाली में जैसे फुदकती है, कुछ इसी तर्ज का उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। अब वह अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ गई थी। गप्पों में रास्ता कब कटा पता ही नहीं चला। घर आई तो मम्मी पापा, कविता दीदी और जीजाजी उसे देखकर बहुत खुश थे। जीजाजी की सीक्रेट तैयारी में मम्मी पापा अब तक वाकिफ हो गए थे। नज़दीकी परिचितों के साथ मैरिज एनिवर्सरी की वह शाम यादगार बन गई थी। दुष्यंत ऑफिस की क्लोजिंग में बिजी है, इसलिए उसने कहा तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये झूठ इतनी बार कहना पड़ा कि वह सच लगने लगा था। देर रात समिता अपने घर चली गई थी। दूसरे दिन शाम को कविता दीदी और जीजाजी को वापस दिल्ली जाना था। पापा के साथ वह उन्हें छोड़ने गई। घर वापस आई तो दुष्यंत को देखकर हैरान रह गई। ऑफिस का काम काफ़ी हद तक निपट गया तो चला आया, वह सहजता से बोला था, पर केतकी उस ओढ़ी हुई असहजता से आश्वस्त नहीं थी। बढ़ी हुई धड़कनों के साथ दुष्यंत के चेहरे और हाव भाव को पढ़ने का प्रयास करती रही, पर गंभीर चेहरे पर हमेशा की तरह कोई विशेष भाव नहीं थे। चलो अब सब खाना खा लो, दुष्यंत भी थका है, कहकर मम्मी खाना लगाने लगी। मम्मी पापा दुष्यंत को अचानक आया देख बड़े खुश लग रहे थे, पर वो आशंकित थी। मम्मी के चेहरे को देखकर नहीं लग रहा था कि दुष्यंत ने उन्हें कुछ बताया है। वैसे बताने जैसा था भी क्या, दुष्यंत के पास वक्त नहीं था तो वह अकेले मायके चली आई। उसने मन को समझाया, पर जाने क्यों उसका मन उसके आश्वासन के बाद भी आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। दुष्यंत की नाराजगी के बाबत संभावित संवादों को मन ही मन गुनगुनाती बुनती शंकाओं की उमर घुमर लिए रात को केतकी कमरे में गई और चुपचाप बेड के किनारे बैठ गई। दुष्यंत कुछ देर उसके चेहरे को ताकता रहा और फिर क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं, कहते हुए धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया तो वह किसी तरह बोली, अचानक आ गए, मैसेज ही दे देते। मम्मी से क्या कहा? वही जो कहना चाहिए था। क्या? यही कि ऑफिस का काम था सो नहीं आ पाया, आज काम निपट गया तो आ गया। मुझे फ़ोन नहीं किया, मैसेज ही दे देते। तुमने सरप्राइज़ दिया तो सोचा मैं भी दे दूं। उसकी बात सुनकर केतकी की आंखों में नमी उतर आई। किसी तरह खरखराते गले से पूछा, नाराज़ हो? हाँ था तो। तुम्हारा मैसेज पढ़कर गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। गुस्सा और दुख कम हुआ तो डर ने मन को जगह बना ली कि कहीं ये हमारे रिलेशनशिप के बिखराव की शुरुआत तो नहीं। अपराध बोध में घुला मिला गुस्सा बहने लगा तो बड़ी मुश्किल से बस इतना बोल पाई, अकेले आना नहीं चाहती थी पर तुमने मजबूर कर दिया। हिचकियाँ जब बंद हुई तो वह उसकी चिबुक उठाते हुए बोला, तुम्हारा मैसेज देखने के बाद कई तरह के नेगेटिव ख्याल आए, पर उन ख्यालों पर एक पॉजिटिव ख्याल भारी पड़ा कि घर तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जाने अनजाने में तुम मेरे व्यवहार से ज़रूरत आहत हुई हो। मेरी क्रिया और प्रतिक्रिया है तुम्हारा यहाँ इस तरह आना, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। दुष्यंत ने बाहों में कस लिया। उस रात की झमाझम बारिशें में दोनों तरफ से भावनाओं का ज्वार बहा। बहुत कुछ सुना सुनाया और समझ गया। उस रात की सुबह बहुत सुंदर थी। सुबह सुबह उसने चाय की चुस्कियाँ लेते हुए समिता को मैसेज किया, दुष्यंत आया है। मौसम कैसा है? उसने पूछा। बिल्कुल साफ इंद्रधनुष भी निकला है। केतकी ने दुष्यंत को नज़र भर देखते हुए उसे जवाब सेंड किया। दुष्यंत पापा के साथ बैठा किसी बात पर हंस रहा था। हालांकि उसकी हंसी पापा जैसी उन्मुक्त तो नहीं थी, पर जितनी भी थी एक सुखद बदलाव के लिए पर्याप्त थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।